तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था और आपने ये देखा था कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड एक ओवरलैपिंग का वे है और आप बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड को इसमें क्लासिफाई कर सकते हो। एक वे आपने देखा था कि इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी है, आप कोवेलेंट बॉन्ड्स को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे इसका कंपैरिजन गिवन है, ये आपको सनाउल्लाह की बुक में से भी मिल जाएगा। अब हम सिर्फ इससे गो थ्रू करेंगे ओवरऑल कि आपके पास बेसिकली पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे क्या फ़र्क है। सो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर आप बात करोगे तो ऐसे बॉन्ड्स जो बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स फॉर्म होते हैं वो जनरली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और आप लोगों ने देखा था कि अगर इन दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे जो दो एटम्स आपस में जो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, लेट्स सपोज ए एक एटम है और दूसरा बी एक एटम था, तो अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड इटसेल्फ जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए शर्त है कि आपके पास दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अगर कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास बिटवीन टू सिमिलर एटम्स आएगा तो वहाँ पे आपके पास दोनों एटम्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करोगे तो आप यहाँ पे ए ही राइट करोगे, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपने सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाया है और सिमिलर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो दोनों का जो पुलिंग एबिलिटी है वो सेम होगी। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे शेयर होगा, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास शेयरिंग अनइक्वल होगी। आपके पास एक बॉन्ड जो एक एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेयर को खींच लेगा, जबकि आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होगी, मिडल में ही आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो लाई कर रहा होगा। एज सच दोनों मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास एक की तरफ जो है वो ज़्यादा पुल हो। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक कोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है वो बेसिकली एक एटम की तरफ ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है ये बेसिकली उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो इक्वली शेयर्ड होता है बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। नेक्स्ट पोलर कोवेलेंट की अगर आप बात करोगे तो चूंकि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, आपके पास दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये क्लोरीन, अगर HCl की बात की जाए तो क्लोरीन में एज सच जो है ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी है कि ये खींच सके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। सो यहाँ पे आपके पास जो है जो प्रोसेस हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा कि आपके पास जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यही केस आपके पास वाटर के केस में होता है, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सके, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट केस देखोगे जिसमें दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, तो चूंकि यहाँ पे एज सच कोई पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर है वो इक्वली शेयर्ड है बिटवीन टू एटम्स, तो यहाँ पे कोई भी पोलर फॉर्मेशन नहीं होगी। सो यहाँ पे कोई पार्शियल बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट नॉन पोलर के केस में यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास जो है ये एक इक्वल पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पोलर बॉन्ड जो हैं वो पोलर हो भी सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन है, लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि कभी कभार पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑल्दो हम लिख देते हैं कि स्पीशीज़ के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो तो इस केस में मतलब अगर आप वाटर को और CH3Cl को कंपेयर करो तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है उनकी डिफ्रेंसिएशन इक्वल है, मतलब एक ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप वाटर के केस को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन के ऊपर स्ट्रांगली पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इसका मतलब जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन दो पोर्शन में डिवाइडेड है।
ये जो हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों हाइड्रोजन के जब आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को प्लस करोगे तो उसका सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो कभी कभार हम वैसे ये केस जनरली एक्सेप्शन में ही आता है कि कभी कभार हम इस तरह के बॉन्ड्स को पोलर कह रहे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास आ रहा होता है आप उसको निग्लिजिबल कंसिडर करते हो। सो कुछ केसेस में आप जब अगर ये बात करोगे कि पोलर बॉन्ड है तो ओवरऑल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा बहुत नजर ज़रूर आएगा, और हो सकता है आप जब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तब आप वहाँ पे उसको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहो, लेकिन हो सकता है कि वो एज सच इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ना शो करे। सो ये वाला पॉइंट कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड करता है। आप लोग आगे जाके डिफरेंट टेक्निक्स देखोगे जिसमें, या अगर मैं मजीद एडवांस केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके पास बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स यूज की जाती हैं। आपने डायपोल मोमेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट जरूर करता है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी थोड़ी होती है कि वो मॉलिक्यूल डिटेक्ट नहीं हो रहे होते। सो ऐसे बॉन्ड्स को हम ऑल्दो कहते हैं कि ये पोलर बॉन्ड ही है, थ्योरेटिकली उनको पोलर बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो पोलर बॉन्ड की प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली शो नहीं कर रहे होते जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। सो इसलिए जनरली ये चीज़ दिखी जाती है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या अगर आप थ्योरेटिकली देख रहे हो कि कोई सब्सटेंस पोलर है तो लाजमी नहीं कि वो पोलर वाली प्रॉपर्टीज को भी शो करे। हो सकता है उसकी पोलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ओवरऑल सिस्टम जिस तरह आयनिक बॉन्ड में आपके पास एग्जैक्टली पोलर प्रॉपर्टीज आती हैं, तो उस तरीके का आयनिक कोवलेंट बॉन्ड में एज सच आपके पास हमेशा दो केसेस होते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके पास वो बिल्कुल आयनिक प्रॉपर्टीज शो करे जैसे वो पोलैरिटी में शो, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्गली पार्शियल पॉजिटिव और स्ट्रॉन्गली पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे आपके पास जो है आयनिक प्रॉपर्टीज शो होंगी, लेकिन कभी कभार इनकी एक्सटेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनको आप एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इसलिए यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। और अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो उन पे तो कोई चार्ज है नहीं, वो हमेशा नॉन पोलर ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपने देखा था कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ कोलिजन या किस वे में आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है कोवलेंट बॉन्ड, उस केस में भी आप इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा हो सकता है या पाई हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेजर थिंग है वो ये एक्सिस का बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे होपफुली आप लोग इस चीज़ से कम कंफ्यूज नहीं होगे। एक वर्ड है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा वर्ड है यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ो, मतलब अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करो और जब आप पाई बॉन्ड को यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हम लोग कभी कभार आगे जाके आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़नी है जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी बोलते हो। ओवरऑल किसी भी एटम का, लेट्स सपोज आपके पास हाइड्रोजन है जो उसका इंटरनल ऑर्बिटल है, जिसमें अगर आप हाइड्रोजन ही की बात करो तो इसके पास 1s1 है। सो इसका अपना एक एनर्जी ऑर्बिटल है जो कि 1s है, और ये इसका पर्टिकुलरली इसी एटम का अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो इस तरह के स्पीशीज जिसमें हम सिर्फ एटम को देख रहे होते हैं और उसके अपने इंटरनल सबशेल की बात कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल आता है। फिर आपके पास एक सेकंड केस आता है जिसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हो। हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइब्रिडाइजेशन का फ़र्क और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फ़र्क है वो ये है कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ही होता है जो कि बेसिकली एक न्यू स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको आप हाइब्रिडाइज स्टेट कहते हो। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो जो एटम है वो नाइट्रोजन है, इसके जो वैलेंस शेल है वो बेसिकली सेकंड शेल है। उस सेकंड शेल में आपके पास 2s2, 2px, 2py और 2pz के सब शेल्स हैं। ये सारे के सारे इंडिविजुअल इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। मतलब ये 2s2, 2px, 2py, 2pz या 1s2 ये सारे के सारे इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक सिंगल एटम पे अप्लाई होता है जिसमें एक ही एटम के अपने तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं वो खुद ब खुद अपने ही एटम्स के साथ मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप कहोगे कि ये जो s ऑर्बिटल है ये मिक्सिंग ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देगा इस p ऑर्बिटल के साथ, इस p ऑर्बिटल के साथ और इस p ऑर्बिटल के साथ। इस वे में ये इंटरेक्शन शो करेगा कि पहले आपके पास, आपको पता है कि s हमेशा लोअर एनर्जी पे होता है,
पी हमेशा हायर एनर्जी पे होते हैं। सो जब मिक्सिंग होगी तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा, और वो ऑर्बिटल बेसिकली वो होगा जिसकी एनर्जी इन दोनों के मिडल में लाई करी होगी। जैसे यहाँ पे अगर आप और करो तो एक s है और 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं। सो बेसिकली आपके पास मिक्सिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ही, और मिक्सिंग इस वे में हो रही है कि सिंगल s का एक कंपोनेंट है, मतलब s 1/4 पोर्शन है, और 3/4 पोर्शन आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्योंकि 3p ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो ऑर्बिटल्स बनने चाहिए उनकी ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो 4 के इक्वलेंट होनी चाहिए। 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास बनने चाहिए, और इनका एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इस वे में होगा कि ये पी के राउंड अबाउट ही लाई कर रहे होंगे, लेकिन इनका ओवरऑल आपस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। मतलब 1s और 3p आपस में कंबाइन करके 4sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4sp3 ऑर्बिटल्स की अपनी एनर्जी जो है वो बिल्कुल एक ही मतलब उनकी एनर्जी जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, इनकी एनर्जी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपको पता है कि s की एनर्जी अच्छी खासी लो होती है, p की एनर्जी अच्छी खासी हाई होती है। यहाँ पे चूंकि 3p ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो ओवरऑल आपके पास जो 4 ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी नियर टू p ऑर्बिटल होगी। लेकिन ये कि सिस्टम ओवरऑल अगर आप और करो तो आपके पास p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस हाई एनर्जी पे लाया कर रहे थे, लेकिन जब आपने उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट किया तो अब 3p ऑर्बिटल्स थोड़ी सी लो एनर्जी पे आ गए हैं, तो ओवरऑल सिस्टम आपका स्टेबल हुआ है। सो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें एक ही इंटरनल एटम के अपने एनर्जी ऑर्बिटल्स मिक्सिंग शो करके न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पास बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हो, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। आपके पास एटॉमिक बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड आ सकता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से भी आ सकता है। जिसका अगर इसी केस की बात की जाए तो जब आपके पास 3sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो आप देखोगे कि बेसिकली ये जो 3p ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ने कंबाइन करके एक न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया जो कि बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड है। सो सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर पाई ऑर्बिटल की बात करो तो पाई ऑर्बिटल्स ऐसे या पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है बेसिकली जो बेसिकली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो आपके पास पाई ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्वायर नहीं हो सकते। इसको हम मजीद इस वे में देखते हैं कि लेट सपोज अगर आप ये कहते हो कि मतलब आपको पता है कि पाई ऑर्बिटल्स जो हैं वो बेसिकली साइड बाय साइड ओवरलैप से बनते हैं। अगर आपके पास ये साइड बाय साइड ओवरलैप फिनिश हो जाए तो किसी भी वे में आपके पास ये लूप्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। सो यहाँ पे बेसिकली कुलियन का फर्क है, और जो सिग्मा बॉन्ड है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एक्सिस रिक्वायर है। मतलब आपके पास ये न्यूक्लियस है, आप अगर कोई भी दो ऐसे बॉन्ड्स आपस में इस वे में कनेक्ट हों कि ये न्यूक्लियर एक्सिस में आ रहे हों तो ये आपके पास जो है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे ये बॉन्ड अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, इट डजेंट मैटर। आपके पास सिर्फ न्यूक्लियर एक्सिस शर्त है कि आनी चाहिए। सो सिग्मा ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एक्सिस का होना मस्ट है। इस न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप पाई बॉन्ड की बात करोगे तो वहाँ पैरेलल ओवरलैप इन्वॉल्व है। आपके पास जो न्यूक्लियर एक्सिस एज सच आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इस तरह का ओवरलैप है जिसमें परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग है। परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग आपके पास तभी पॉसिबल है जब आपके पास ओरिएंटेशन डिफरेंट हो।
सो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों बना सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि आपके पास हमेशा प्योर ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही आपने ये चीज़ देखी है कि px, py और pz के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें एक ऑर्बिटल आपके पास px पे लाई कर रहा होता है और दूसरा उसी के परपेंडिकुलर py और pz पे लाई कर रहा होता है। सो x, y और z वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें से अगर ये वाला बॉन्ड न्यूक्लियर एक्सिस पे आ रहा है तो ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। सो पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाले पी वाई और पी जी वाले जो बेसिकली ऑर्बिटल्स हैं सिर्फ वो इंगेज करेंगे और ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अगर आप इनको हाइब्रिडाइज कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एनर्जी सेम हो जाती है, ओरिएंटेशन सेम हो जाती है, तो इसका मतलब आपके पास अगर आपने इनको हाइब्रिडाइज कर दिया एज सच तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे एनर्जी और ओरिएंटेशन दोनों को सिमिलर कर देते हो। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आपके पास जो बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है ये जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो बेसिकली एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। सिग्मा बॉन्ड आपके पास एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों बना सकते हैं, लेकिन आपके पास जो पाई बॉन्ड है उसके लिए मस्ट है कि आपके पास प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस आएगा, और जबकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आपके पास जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन रहा है उसके परपेंडिकुलर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन शो करना चाहिए इनको पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे कि इस नीचे आप देख सकते हो कि ये वाले जो दो सिमिलर आ रहे हैं ये एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और दूसरा आपके पास ये जो Z की फॉर्म में आपके पास एक एक्सिस आ रहा है, ये वाला एक्सिस जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बात करोगे सिग्मा बॉन्ड की तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आता है, जबकि आपको पता है कि पाई बॉन्ड के केस में आपके पास p ऑर्बिटल्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं, प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं, और p ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो बेसिकली लोब्स की फॉर्म में होती है। सो अगर आप यहाँ पे बजाय ये कि इसको कॉम्प्लिकेट करने के सिंपली अगर मैं एक पाई ऑर्बिटल्स को लूँ तो आपके पास यहाँ पे अगर सिर्फ इस ऑर्बिटल की बात की जाए या इस p ऑर्बिटल की बात की जाए तो आपके पास जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली दो लोब्स के दरमियान है। एक लोब ये अबव है, दूसरा लोब नीचे है। सो यहाँ पे जो पाई ऑर्बिटल बनेगा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपके पास अबव द न्यूक्लियर एक्सिस आएगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपके पास बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस आएगी। सो पाई बॉन्ड में सिंगल ओवरलैप नहीं होता, बल्कि आपके पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जनरेट होते हैं। जो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे भी इन दो लोब्स की भी आपस में हो रही होगी और इन दो लोब्स की भी आपस में हो रही होगी। सो एज अ रिजल्ट आपके पास दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि सिमेट्रिकली जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो सिमेट्रिकली अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। आपके पास जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो एक्सिस है जिसमें जो दोनों न्यूक्लियस को कट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही हो रही है। सो इसका मतलब इस केस में ये आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपके पास अबव और बिलो बन रहे हैं, सो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वो अबव और बिलो होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अगर आप कंपैरिजन करोगे इन दोनों की स्ट्रेंथ्स का तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग हेड ऑन कोलिजन से हो रही है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट अच्छी खासी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो परपेंडिकुलर कोलिजन हो रही है, एज सच इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है। ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं है, हेड ऑन कोलिजन से ओवरलैप नहीं कर रहे बल्कि परपेंडिकुलरली ओवरलैप कर रहे हैं। और किसी भी वे में अगर आपका ये मॉलिक्यूल जो है लेट सपोज वो रोटेट करना शुरू कर देता है या एज सच आपका एक ही पोर्शन यहाँ से ये वाला एटम ही रोटेट करना शुरू कर दे और ये परपेंडिकुलर ना रहे इस p ऑर्बिटल के, तो आपके पास सिमेट्री फिनिश हो जाती है। यही वजह है कि ये जो पाई बॉन्ड हैं ये सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और ये वीकर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जैसे ही अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाता है, कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो इसको फौरन से इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इधर अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट आपके ये जो वीक इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग से बने हुए हैं वो फौरन से फिनिश हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे आपको
जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ पे आके सिर्फ इसी ओरिएंटेशन में, मतलब या तो वो यहाँ से आए या वो यहाँ से आए, तभी पॉसिबल है कि वो इस बॉन्ड को इन्फ्लुएंस कर सके। एज सच इसको इन्फ्लुएंस करना इतना ईजी नहीं है, जबकि यहाँ पे कहीं किसी भी डायरेक्शन से आके आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब किया जा सकता है। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड ओवरऑल जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है या जो बॉन्ड है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड है बिटवीन टू न्यूक्लियस और इतना इजीली मूव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास फुल चांस है इंटरेक्शन का। कोई भी मॉलिक्यूल जो इस विसिनिटी में आएगा वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने की फुल कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट आपके पास सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड एंड द बॉन्ड लेंथ। आपके पास जो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं या बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज जो आपके पास इससे रिलेट करती हैं वो मतलब आप जो जिन प्रॉपर्टीज को आप फेमिलियर हो, जैसे बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टीज से फेमिलियर हो, वो बेसिकली इंटर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं। इससे सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इनको डिटरमिन करने में। पाई बॉन्ड का एज सच इन प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपके पास सिंपली बॉन्ड लेंथ थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है। आपके पास जो जितने आपके पास वो बढ़ते जाते हैं, जितना आपके पास पाई ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं और पाई बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, उतना ही आपके पास बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाती है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि आपका जो बॉन्ड है वो इटसेल्फ वीकर होता जा रहा है। सो नेक्स्ट आपके पास इन टर्म्स ऑफ फ्री रोटेशन है। फ्री रोटेशन ऑफ एन एटम ऑफ अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके पास कोई भी चीज़ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये ओवरऑल किसी भी डायरेक्शन में इजीली रोटेट कर सकता है। एज सच आप इस बॉन्ड को स्टॉप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करो और पाई बॉन्ड बनाना प्रेफर करो तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आपके पास लेट सपोज अगर एक सिंगल पाई बॉन्ड है जो ऐसे बना हुआ है, परपेंडिकुलर ओवरलैप से बना हुआ है, अगर आप इस एटम को रोटेट कर दो, मतलब इस एटम को बिल्कुल हल्का सा रोटेट कर दो और बजाय अब इस फॉर्म में प्रेजेंट होने के या परपेंडिकुलर प्रेजेंट होने के, ये अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट हो तो आपके पास परपेंडिकुलर ओवरलैप नहीं हो सकता आप। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, सिग्मा फ्री रोटेशन अलाउ करता है, लेकिन पाई बॉन्ड में अगर किसी भी एटम पे कोई भी रोटेशन हो तो एज सच पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। यही वजह है कि आपके पास पाई बॉन्ड जो है वो फिक्स कर देता है एक मॉलिक्यूल को। मतलब अगर आपके पास सिस और ट्रांस की कॉन्फ़िगरेशन है तो वो पाई बॉन्ड में फिक्स हो जाती है। सो पाई बॉन्ड आपके पास आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी रीज़न यही है कि अगर आप इसमें से कोई भी एटम रोटेट करोगे तो आपके पास पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है। सो इसलिए जहाँ पे भी पाई बॉन्डिंग होगी वहाँ पे फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगी। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप जो है सिस पाई बॉन्ड से डील कर रहे हो या आप जो है ट्रांस पाई बॉन्ड से डील कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास एस ऑर्बिटल्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। एस ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व, पाई बॉन्ड के केस में आपके पास जनरली इन्वॉल्व नहीं होते। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्वांटम का कॉन्सेप्ट है और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये याद होगा तो एस सिमेट्रिकल होता है। एज सच ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एज सच इसके कोई लोब्स अवेलेबल नहीं है और जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली परपेंडिकुलर ओवरलैप नहीं कर सकता। तो जब एस एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और वो परपेंडिकुलर ओवरलैप करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता तो इसका मतलब है ये जो एस ऑर्बिटल है बेसिकली ये आपके पास पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता। सो सिग्मा में ज़रूर इन्वॉल्व हो सकता है बट एस ऑर्बिटल जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास वन लोब ऑफ जो है कभी कभार, मतलब अगर आप शेप की बात करो, मतलब आपने पहले सिमेट्री की बात कर ली, आपने ज्योमेट्री की बात कर ली, अगर आप सिंपल शेप की बात करोगे तो कहीं पे भी जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा वहाँ पे आपके पास जब भी लेट्स सपोज अगर आपके पास पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसका एक लोब स्ट्रेच करेगा जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके पास सिस्टम जो है वो ओवरलैपिंग कर रहा है। और बेसिकली जब आप दोनों को स्टडी करते हो, मतलब आप अगर पी ऑर्बिटल को देखोगे तो इन दोनों लोब्स की जो शेप होती है वो बेसिकली सेम होती है, लोब्स की लेंथ वगैरह और ऐसे ज्योमेट्री जो है वो सेम होती है। लेकिन अगर आप सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करोगे तो एक लोब स्ट्रेच करेगा ताकि वो अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग कर सके और दूसरा लोब जो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लोब होगा, जो सेकेंड लोब होगा, वो बेसिकली मजीद शॉर्ट हो जाता है।
सो ओवरऑल मतलब अगर आपके पास पहले ये इस डायरेक्शन में था, तो अब आपके पास जो ड्यूरिंग ओवरलैपिंग जो शेप आएगी वो इस तरह की कुछ शेप आएगी। सो जो ज्योमेट्रिक की टर्म्स में अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे शेप में चेंज आ रही है, लेकिन पाया ऑर्बिटल के केस में चूंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, एज सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे एज ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व की जाती। नेक्स्ट आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है ये तकरीबन इंटरमीडिएट बॉन्ड कंसीडर किया जाता है बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, जबकि दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये दूसरे बॉन्ड से इस वे में डिफरेंट है कि जो शेयरिंग आपने पढ़ी थी वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दी है कि जिस चीज़ के साथ आप डील कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये कंडीशन आपने पहले आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं लगाई थी, बल्कि वहाँ पे आपके पास जो शेयरिंग हो रही थी वो जनरली एक या दो इलेक्ट्रॉन मतलब आप उसको स्पेसिफाई कर रहे थे। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हों। आप अगर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा हो तो आप उसको भी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। वो दो भी कर सकता है, वो तीन भी कर सकता है, लेकिन आपने वहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की थी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि एक जो एटम जिसको आप डोनर कह रहे हो वो अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली डोनेट करेगा किसी भी ऐसे एटम को जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और वो एटम जो उसको एक्सेप्ट करेगा उसको जनरली हम एक्सेप्टर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं। और ये ओवरऑल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉन्ड है इन टर्म्स ऑफ आयनिक और कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक पेयर की कंडीशन लगा दी हुई है। जो कंडीशन है कि मतलब आपके पास किस केसेस में ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेप्टर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब जिस एटम की आप बात कर रहे हो, जिसकी तरफ आप डोनेट कर रहे हो, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए जहाँ पे वो लोन पेयर को रिसीव कर सके या इलेक्ट्रॉनिक पेयर को रिसीव कर सके। और डोनर के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होने चाहिए जो वो डोनेट कर सके। सो जो प्राइम एग्जांपल है इसकी वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H3O पॉजिटिव का आयन, अगर आप लोगों ने ये वाटर के केस में बहुत इजीली फॉर्म होता हुआ आप लोगों को पता है कि ये फॉर्म होता है। सो अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को लोगे और उसके साथ H पॉजिटिव जो है उसको विसिनिटी में ले आओगे वाटर मॉलिक्यूल के, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर्स इन्वॉल्व हैं। मतलब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं जो कि एक्ट कर सकते हैं एज जिसको वो डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे अगर आपके पास H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव के पास इटसेल्फ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली 1s1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। और अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, और अब इस वक्त जो है इस H पॉजिटिव के पास एज सच कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं है। सो अगर H पॉजिटिव ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब इसका 1s1 जो आप जनरली लिखते हो वो इस वक्त 1s0 है, क्योंकि आपने उसको आयन में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। सो यहाँ पे आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल की जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है, और जो दूसरा एटम जो उसकी विसिनिटी में आया हुआ है उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर की जो कंडीशन आपने ऊपर स्पेसिफाई की है वो इस केस में कंप्लीट है। सो ये अपना ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर जो है ये इधर शिफ्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो गलती करते हैं, और पाकिस्तानी किताबों में कभी कभार H2O के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है। ये एक रॉन्ग वे है। इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि जब भी कोई एटम अपना इटसेल्फ लोन पेयर जो है मतलब डोनेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कंप्लीट चार्ज आएगा। कभी कभार जो मतलब हम ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस्टेब्लिश होता है इनके ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये एक डेटिव बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड का अगर आपको आइडिया ना हो तो ये ऐसा बॉन्ड नहीं है जो हर कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा।
ये आपके पास मस्ट है कि यहाँ पे जो कंडीशन मस्ट है वो बेसिकली ये है कि आपके पास कोई भी एक्सेप्टर होना चाहिए और दूसरा कोई भी डोनर होना चाहिए, और जो डोनर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एक दूसरे एटम को जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको डोनेट कर रहा होता है। अगर आप इस H पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो ये वाला बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं होगा, और एज सच इस H2O इटसेल्फ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है इस बॉन्ड को फॉर्म करने की, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब आप इस वाटर मॉलिक्यूल के राउंड अबाउट H पॉजिटिव को लेके आओगे जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसका अपना एक न्यूक्लियस है, तो फिर ही ये वाटर मॉलिक्यूल अपना जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर डोनेट करेगा। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको मजीद डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डेटिव बॉन्ड है, ये कंडीशनल बॉन्ड है, हर कंडीशन में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये कि जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, सो इसका मतलब ये एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ये फायदा हो रहा है कि इसकी एक एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपके पास H पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो ओवरऑल अगर आप इस सिस्टम को देखोगे जिसको आप H3O पॉजिटिव का नेम दे रहे हो, तो वहाँ पे लाजमी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड इस्टेब्लिश होंगे, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड इस्टेब्लिश होने का मतलब है ये उनकी प्रीवियस कंडीशन से लिया जा रहा है। मतलब पहले यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट था, यहाँ एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट था, अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट कम हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है ये अगेन ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ की भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया। और अब ओवरऑल अगर आप बात करोगे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मल चार्ज की बात करोगे मतलब आप हर एटम्स को सेपरेटली देखोगे, तो चूंकि इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो पॉजिटिव जो है वो चार्ज है। अगर आप लोगों ने आज तक अभी तक फॉर्मल चार्ज और ओवरऑल मॉलिक्यूल के चार्जेस का डिफरेंस नहीं पढ़ा हुआ तो काइंडली मुझे अपने कमेंट्स में इन्फॉर्म कीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक फॉर्मल चार्ज में और ओवरऑल मॉलिक्यूल के चार्ज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसको आप अगेन सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हो क्योंकि इसमें क्लियर कट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उस अमाउंट के नहीं होते कि आपके पास आप इसको कंप्लीट पोलर बॉन्ड नहीं कहते हो। नेक्स्ट आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिडिल में लाया करता है बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। अब आपके पास ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की एक टिपिकल एग्जांपल दी गई है जिसमें इसके ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। आप लोगों ने भी जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें आप सिंपली इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा रहे हो, ये अगेन आपका लीविस कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई है। अब आपके पास क्वांटम कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जिसमें आपको पता है कि आपने वेव नेचर और क्वांटम नंबर्स को लेके आना होता है सिस्टम में। तो अगर यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसिडर करो तो अब आपने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो ओवरलैपिंग हो रही होती है वो बिटवीन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब एक आपके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें ओवरलैपिंग हो रही हो। यहाँ पे जो कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली NH4 पॉजिटिव का कंपोनेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखोगे तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 के इक्वलेंट है। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। पहले ये चारों ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे थे। s यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, 3p यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास 4sp3 कंपोनेंट्स आएंगे और इनकी ओवरऑल एनर्जी और ओरिएंटेशन सेम होगी। सो यहाँ पे आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में 4 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। इन 4 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और आपके पास जो रिमेनिंग थिंग रह रही है वो ये कंप्लीटली फिल्ड sp3 ऑर्बिटल है।
अगर इसकी विसिनिटी में कोई भी H पॉजिटिव एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं ये फौरन से ही इसके साथ शेयर कर लेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा जिसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहोगे, जिसमें नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन जो हैं या लोन पेयर को बेसिकली शेयर कर रहा है एक एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लेस हुई है क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट किए हैं, अपना लोन पेयर गिव ऑफ किया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो जब भी कोई भी एटम या मेटल अपने दोनों इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेट करता है तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास NH4 पॉजिटिव बनता है और ये अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक अलग से केमिस्ट्री है जिसमें आप चार्जेस की डिफ्रेंसिएशन को स्टडी करोगे। यहाँ पे NH4 पॉजिटिव इटसेल्फ बन रहा है, एक न्यू मॉलिक्यूल बन रहा है जिसपे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इस नाइट्रोजन की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे सो वहाँ पे लीविस एसिड और लीविस बेस के भी कॉन्सेप्ट हैं। कभी कभार ये जो हम एक्सेप्टर और डोनर का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं उसकी बजाय हम न्यू वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। होपफुली आप लोग लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए। सो एसिड्स के जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं वहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कोई भी ऐसी स्पीशी जो डोनेट कर रही हो, मतलब अगर आप सिंपली जो जिसमें डोनेशन की कैपेबिलिटी है आप उसको बेस कहते हो, और कोई भी ऐसी स्पीशी जो इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हो आप उसको अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट उसको एसिड मानते हो। सो यहाँ पे कभी कभार एक्सेप्टर और डोनर की बजाय एसिड और बेस का भी वर्ड लिखा जाता है और इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम Mn पॉजिटिव को ये कह रहे हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव को अगर हम सिंपली एसिड कह रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे जिस भी कंपोनेंट में एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो आपका एसिडिक कंपोनेंट होगा अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, और जौन सा भी आपके पास एटम जो कि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को वो आपके पास बेस होगी, या कंप्लीटली फिल्ड जिसके पास भी लोन पेयर होंगे या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो बेसिकली आपके पास बेस है। सो इस चीज़ से कंफ्यूज ना हुईएगा कि अगर कहीं पे एसिड और बेस का वर्ड लिखा हुआ है तो वहाँ पे बेसिकली लिविस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है, और आप लोगों को होपफुली एसिड और बेस की लिविस की डेफिनेशन अगर याद हो तो ऐसा कोई भी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है वो आपके पास लिविस एसिड कहलाती है, और जब भी कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखती है वो आपके पास बेस कहलाती है। सो आपके पास जनरली अगर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड आ रहा हो तो वहाँ पे आपके पास ये कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और यही वजह है कि थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है ये चार्जेस वाले कॉन्सेप्ट के आपने किस चीज़ को कहाँ पे चार्ज देना है, और पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के जो आप लोगों ने नॉर्मल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं अगर उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि इट्स ओके बिकॉज ये एक डिफरेंट केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री नॉर्मल केमिस्ट्री से अच्छी खासी डिफरेंट है। सो जो चीज़ आप लोगों को याद रखने वाली बात है या जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है वो ये रखना है कि आपके पास जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेट करेगा तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्योंकि उसने अपना एक लोन पेयर जो है उसको डोनेट किया है तो उस एटम के ऊपर पार्शियल चार्ज नहीं आएगा बल्कि उस एटम के ऊपर हमेशा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई बल्कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर कंप्लीट डोनेट किया गया है दूसरे एटम को। तो कुछ एग्जांपल्स आपके पास सिंपली CO का मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है जो कि इस कार्बन की तरफ डोनेट कर देता है, क्योंकि ओवरऑल इस कार्बन अगर आप सिंपली इनके बॉन्ड्स को देखो लिव स्ट्रक्चर को देखो तो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वक्त। सो जब ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जब आप इसको डोनेट करते हो कार्बन की तरफ तभी इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है डेंसिटी वो कंप्लीट होती है और 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सिमिलरली H3O पॉजिटिव का मॉलिक्यूल इस वे में फॉर्म होता है। अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो और उसके राउंड अबाउट H पॉजिटिव का मॉलिक्यूल आ जाए तो यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है।
सिमिलरली NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी देखा है। इसके अलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे ये जो NH3 और BF3 ये अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। कुछ जगहों पे हम ओवरऑल चार्ज लिख रहे हैं और कुछ पे यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज मेंशन नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि NH3 जो है ये इटसेल्फ इसका अपना एक मेटल है जो कि नाइट्रोजन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और बोरॉन फ्लोराइड में बोरॉन का अपना एक मेटल है जो कि बोरॉन की फॉर्म में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दो मतलब सिंगल मेटल इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे आपके पास दो मेटल इटसेल्फ इन्वॉल्व हैं और वो आपस में इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं। जहाँ पे आप अगेन अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ रूल्स आपको सिंपली बताए जाएं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आपके पास मेटल इन्वॉल्व है, अगर तो वो नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ पे हम चार्जेस वो वाला चार्ज राइट करना प्रेफर करते हैं जो मेटल का चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास NH4 पॉजिटिव जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन का चार्ज है, लेकिन जहाँ पे आपके पास दो मेटल्स आ जाते हैं तो फिर आप ओवरऑल देखते हो यहाँ पे नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोरॉन उसी को जो है एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यही वजह है कि यहाँ पे आप NH3BF3 एडक्ट लिखोगे एज सच आप पे कंपल्सरी नहीं है कि आप इनके फॉर्मल चार्जेस मेंशन करो क्योंकि ओवरऑल ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये काम अगर आप यहाँ पे मतलब अगर आप यही काम इस मेटल और नॉन मेटल के साथ शो करो तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप ये राइट अप नहीं कर सकते हो, आप मेटल का चार्ज इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो ये जो वेज हैं ये डिपेंड करते हैं आपके पास कि आप कौन से मेटल को देख रहे हो और आपके पास बेसिकली कौन मेटल्स इन्वॉल्व हैं या मेटल और नॉन मेटल का जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट वे में राइट किया जाता है, और जहाँ पे मेटल दो मेटल्स इन्वॉल्व हो तो उनका जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा मज़ीद डिफरेंट वे में राइट किया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो ओवरऑल जब एक बार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो इसमें और कोवलेंट बॉन्ड में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में। यही वजह है कि हम इसको कभी कभार सब कैटेगरी भी कंसीडर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जनरली सॉल्युबल होता है, मतलब यहाँ पे ज़रूर आपने चार्जेस की बात की है बट वो चार्जेस उस मेटल के खुद के क्रिएटेड हैं। ओवरऑल आपके पास इस तरीके से नहीं फॉर्मेशन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सटेंट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पोलर की तरफ जाएं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कभी कभार आपको वो पोलर प्रॉपर्टीज शो भी नहीं कर रहे होते, और ये इस चीज़ से इंडिकेट होता है कि ये आपके पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये जनरली एडक्ट कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और इनका जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो ज़्यादा आपके पास जो है डोमिनेट कर रहा होता है और ये इनकी मेटालिक नेचर को एट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। आपने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का कम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो अगर आप इसकी स्ट्रेंथ का आइडिया लगाओगे तो ये बेसिकली आयनिक और कोवलेंट के मिडिल में लाया करता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कोवलेंट से थोड़े से हायर होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कोवलेंट में खाली पोलर को मतलब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप बात करोगे पोलर की तो पोलर के आपने देखा था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए और आप इसको नॉन पोलर के साथ कंपेयर करो तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन आयनिक से ये लेस होते हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस तो हैं बट उस लेवल के नहीं हैं जिस तरह के आप स्टडी करते हो इन आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आयन फॉर्मेशन एज सच नहीं है। नेक्स्ट ये नॉन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे किसी भी वे में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो ये ओवरऑल नॉन कंडक्टर्स हैं। और अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मतलब स्पेशल आइसोमेरिज्म है।
अगेन ये एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने अभी तक जो आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई है उसमें आपने जो है स्पेशल को नहीं पढ़ा हुआ। स्पेशल आइसोमेरिज्म से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है और उसके राउंड अबाउट कोई भी लिगेंड प्रेजेंट है तो ये फिक्स्ड वे में इंटरेक्शन शो करेगा। फिक्स्ड वे से मुराद ये है कि आपके पास जो लिगेंड है वो उसका अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जो मेटल होता है मेटल का अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। वो सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो। जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास एक स्पेशल मतलब कोई भी अगर मेटल हो तो वो कितने लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा, ये उसकी आइसोमेरिक प्रॉपर्टी है जो उसकी स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए है, ऐसा जिसका कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये भी एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो बहुत डिफरेंट केमिस्ट्री है नॉर्मल केमिस्ट्री से। आप अगर यहाँ पे ये देख लो तो अगर आपके पास ये जो आपके पास NH3 है, अगर ये फ्लोरीन के सामने आ जाएगा तो ये इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। मस्ट है कि आपका नाइट्रोजन जो है वो बोरॉन के साथ इंटरेक्शन करे, तभी आपके पास ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। हर मेटल लिगेंड की या हर एक्सेप्टर की अपनी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए जिससे वो डोनर के साथ इंटरेक्शन शो करे। और ये स्पेशल अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करती है जब भी आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो।